हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि एवरीवन इज फाइन एंड enjoying winter vacations एंड प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। और अगर विंटर वेकेशन नहीं हुए होंगे तो होने वाले होंगे। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको कार्बन के बारे में समझाया था, कार्बन क्या है, उसके एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और कई सारे एप्लीकेशन तो मैंने आपको ऐसे भी समझाए थे कि उनका हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम उससे कनेक्टेड हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कार्बन एंड इस कंपाउंड का जो तीसरा लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है कार्बन कंपाउंड। क्या होते हैं कार्बन कंपाउंड और कैसे इनको क्लासिफाई किया जाए। तो समझो बच्चों, यहाँ पर होता क्या है कि जब हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड की, तो कार्बन कंपाउंड का बहुत ही आसान सा मीनिंग है कि जिन कंपाउंड में कार्बन एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो उनको हम कार्बन कंपाउंड कहते हैं। जिन भी कंपाउंड में कार्बन एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो उनको हम कार्बन कंपाउंड कहते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज इनऑर्गेनिक एंड द अनदर वन इज ऑर्गेनिक। अब क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। देखिए, इन का मतलब होता है नो, ऑर्गेनिक मतलब लाइफ, मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जो हमको डेड मटेरियल से मिलते हैं। जैसे कि अब डेड मटेरियल में क्या आता है, तो डेड मटेरियल में मिनरल्स आते हैं और मिनरल्स के 2 ही मेन सोर्स बच्चों होते हैं। एक क्या है, अर्थ क्रस्ट या डीप माइनिंग ऑफ अर्थ। फर्स्ट वन इज अर्थ क्रस्ट और डीप माइनिंग ऑफ अर्थ एंड द सेकेंड वन इज सी वाटर। तो जो इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड होते हैं इनका सोर्स क्या है, या तो ये अर्थ की अपर लेयर से मिलते हैं या डीप माइनिंग ऑफ अर्थ से मिलते हैं, और दूसरा सोर्स बेटा इनका होता है सी वाटर। अब कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन की मौजूदगी है। नंबर 1 पर है कार्बन के ऑक्साइड, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जबकि दूसरा कार्बोनेट है, तीसरा बाइकार्बोनेट है और चौथा साइनाइड है। ये कार्बन के 4 कंपाउंड होते हैं बेटा। आगे देखो, यहाँ पर ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग, मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जो हमको किसी लिविंग बीइंग से मिलते हैं। किससे मिलते हैं बच्चों? लिविंग बीइंग, उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। दूसरी बात, अब ये लिविंग बीइंग क्या होते हैं, इसमें बेटा प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। जो भी कार्बन कंपाउंड हमको इन प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं मिल्क में लैक्टोज होता है जो हमें काऊ से मिलता है। फॉर्मिक एसिड रेड आंट, ठीक है, सिट्रिक एसिड लेमन, सुक्रोज फ्रॉम केन शुगर, ठीक है, फ्रक्टोज फ्रॉम ग्रेप्स। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स है बेटा जो कि ऑर्गेनिक, जो कि हमको इन प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं। आगे देखिए, यहां पर हम बात करते हैं, आगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे पहली चीज हमें जाननी है वो है हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? तो जब हम बात करते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। जिन कार्बन कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन कार्बन कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड, जबकि दूसरे को हम बेटा कहते हैं अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब क्वेश्चन है कि सैचुरेट और अनसैचुरेट को कैसे डिफाइन किया जाए। तो सैचुरेट का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 बनती है।
मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कार्बन की ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट एटम के साथ मिलकर 4 डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बात मेरी गौर समझना बच्चों, जब कार्बन की ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट एटम के साथ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि कंपाउंड सैचुरेट है। मतलब अगर कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग एटम से कंबाइंड होंगे, इसका मतलब है कि कार्बन के पास अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। और जब कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो ये कार्बन किसी 5th एटम को अप्रोच नहीं करेगा, इसका मतलब ये सैचुरेट हो चुका है। यूं समझिए, अगर आपके पास अपने 24 आवर्स का एक वेल प्रूफ प्लान है तो कोई भी नया काम, और एक बार आपने उसको अच्छे से प्लान कर लिया है तो यकीन मानिए बच्चों, कुछ भी नया करने के लिए जो प्लान आपने किया है अपने 24 आवर्स का, उसमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा। बिना हटाए आप किसी नए प्लान को उस 24 आवर्स में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही यहां भी है, अगर कार्बन की चारों वैलेंसी 4 अलग अलग एटम के साथ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, इसका सीधा मतलब बच्चों सिर्फ इतना है कि कार्बन फुल्ली ऑक्यूपाइड हो चुका है। और अगर हमारा कार्बन फुल्ली ऑक्यूपाइड हो चुका है, इसका मतलब अब कोई भी 5th एटम या आयन उसको अप्रोच नहीं करेगा। और अगर उसे अप्रोच करना है तो उसे इन एग्जिस्टिंग 4 में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सैचुरेशन। तो जब हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन सैचुरेट है, मतलब कार्बन पर कोई भी फ्री वैलेंसी नहीं है, उसकी जो भी वैलेंसी थी सभी ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। पहला पॉइंट, क्योंकि कार्बन की सभी वैलेंसी ऑक्यूपाइड हैं, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन कैरी करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी करेगा। कैसी रिएक्शन कैरी करेगा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, आप भी देख रहे हैं, कार्बन की सारी वैलेंसी ऑक्यूपाइड है, मतलब कार्बन किसी 5वें एटम को अप्रोच नहीं करेगा। इसका मतलब अगर किसी 5वें एटम को इस कार्बन से कंबाइंड होना है तो किसी ना किसी को हटाना पड़ेगा। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। किसी को हटाकर खुद बॉन्ड बनाना ही सब्स्टिट्यूशन है बच्चों। तो इनिशियल लेवल पर आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अगर कंपाउंड सैचुरेट है, इसका मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी 4 अलग अलग एटम के साथ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी। और दूसरा, ऐसे कंपाउंड हमेशा सब्स्टिट्यूशन कैरी ऑन करेंगे। आगे देखिए, अनसैचुरेट की बात करते हैं। अनसैचुरेट में क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती हैं पर ये 4 अलग अलग एटम से कंबाइंड नहीं हो सकती हैं। अगर कार्बन कंपाउंड में किसी भी 2 कार्बन के बीच में या कार्बन किसी अदर एटम के साथ एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कंपाउंड अनसैचुरेट है। बात मेरी गौर समझना बच्चों, यहां पर अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन अपने कंबाइनिंग एटम के साथ एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वो अनसैचुरेट है। और अगर अनसैचुरेट है, इसका मतलब उसके पास कम से कम एक फ्री वैलेंसी मौजूद है, और यही फ्री वैलेंसी ही उसको प्रमोट करती है एडिशन रिएक्शन करने के लिए। यूं समझिए, आपने अपने 24 आवर्स को वेल प्लान्ड किया है और किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आपने एडिशनल समय बचा के रखा हुआ है, और इमरजेंसी में कोई आपको नया काम आ पड़ा तो आप क्या करेंगे, जो एडिशनल टाइम आपने उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए बचा के रखा था उसी टाइम में उस इमरजेंसी वाले काम को अरेंज करेंगे। इसका मतलब कि आपने नए काम को भी इसमें ऐड कर रखा है। यही कुछ कार्बन कंपाउंड में भी बच्चों होता है। अगर किसी कार्बन कंपाउंड में कार्बन अपने बाकी एटम के साथ एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उस कार्बन के पास कम से कम एक फ्री वैलेंसी मौजूद है, और जितने ज्यादा इस तरह के बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा फ्री वैलेंसी मौजूद होगी, और जितनी ज्यादा फ्री वैलेंसी मौजूद होगी उतने ज्यादा उसमें लूप होल होंगे, और जितने ज्यादा उसमें लूप होल होंगे उतना आसानी से वो किसी से भी कंबाइंड होगा,
और जितना आसानी से बच्चों वो किसी से कंबाइंड होगा उतना इजीली वो एडिशन रिएक्शन कैरी करेगा। तो यही मुझे आपको समझाना था, व्हाट इज द डिफरेंस इन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस बच्चों इसमें होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्या है समझिए आप, सबसे पहले इनमें एग्जाम्पल क्या क्या है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्केन और एल्काइल, जैसा मैंने लिखा हुआ है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर हम इस एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दें तो कार्बन की 1 वैलेंसी फ्री हो जाएगी और हाइड्रोजन एक कम हो जाएंगे। मतलब अब इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, जहां पर n नंबर ऑफ कार्बन को बिलोंग करता है दैट बिगिन फ्रॉम 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स। अगर आप n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, अगर आप इस जनरल फॉर्मूले में n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे बच्चों, तो यकीन मानो इसमें हमारे पास एक नया हाइड्रोकार्बन बनता चला जाएगा। और ये सभी सैचुरेटेड होते हैं। क्यों सैचुरेट होते हैं बेटा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ कार्बन हर एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा है। अगर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता तो वो अनसैचुरेट होता है, बट ऐसा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ऐसा है ही नहीं। कार्बन यहाँ पर हर एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए चाहे वो एल्केन हो या एल्किल ग्रुप हो, ऑल आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आगे देखो, बात करते हैं अनसैचुरेटेड के बारे में। अनसैचुरेटेड के भी दो एग्जाम्पल है बच्चों, वन इज एल्कीन एंड अनदर वन इज एल्काइन। एक एल्कीन है और दूसरा एल्काइन है, और दोनों का जनरल फॉर्मूला बच्चों आपके सामने है। पहला है CnH2n और दूसरा है CnH2n-2। आई होप समझ में आया होगा सबको। एक है CnH2n और दूसरा है CnH2n-2। एल्कीन और एल्काइन दोनों में एक सिमिलरिटी है, बोथ स्टैंड्स फॉर कार्बन 2 एंड ऑनवर्ड्स, नॉट फॉर कार्बन 1। एल्कीन और एल्काइन कार्बन 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी केस में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। और आप भी जानते हैं, बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है, जिस मॉलिक्यूल में ऑक्टेट या ड्यूप्लेट नहीं है उस मॉलिक्यूल या एटम या आयन की कोई एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है। इसीलिए जब हम एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे, देन कार्बन विल बिगिन फ्रॉम कार्बन 2 एंड ऑनवर्ड। कार्बन अगर n की वैल्यू 2 या 3 पुट करेंगे तो फॉर्मूला बेटा ये बनेगा। ये तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। आई होप यहां तक की चीजें समझ में आई होगी। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो कि मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पहला क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब इनमें किसी भी तरह का चार्ज फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही पार्शियल ना ही कंप्लीट। जबकि आप गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अनसैचुरेट स्लाइटली पोलर होते हैं, मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा चार्ज होता है। साइंस में से कहते हैं पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन। चार्ज फॉर्मेशन ना होने की वजह से सैचुरेटेड कंपाउंड पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मोम को आप सालों साल पानी में रखिए, पॉलिथीन को सालों साल पानी में रखिए, ना तो ये कोरोड होते हैं, ना ये डिकम्पोज होते हैं, और ना ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, बिकॉज ऑल वन आर सैचुरेटेड। घर में जो आपके यहाँ घी आता है, घी को आप पानी में डाल दीजिए, केरोसिन ऑयल को पानी में डालिए, पेट्रोल को पानी में डालिए, ये सभी बेटा सैचुरेटेड हैं। इसीलिए ना तो ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, ना ही ये पानी में डिकम्पोज होते हैं, और ना ही ये पानी में कोरोड होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वाटर इनसॉल्युबल। और वाटर इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि सभी नॉन पोलर हैं, जबकि पानी पोलर है। और साइंस ये कहती है लाइक प्रॉपर्टीज ऑलवेज सॉल्युबल टू ईच अदर, डिसलाइक प्रॉपर्टीज ऑलवेज अपोज टू ईच अदर। डिसलाइक प्रॉपर्टीज कभी रिएक्ट नहीं करती हैं, वो हमेशा अपोज करती हैं। लाइक प्रॉपर्टीज ही बेटा रिएक्ट करती हैं। दूसरी बात, इन्हीं के अगेंस्ट अगर हमें अनसैचुरेटेड में
तो ये पार्शली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? पार्शली सॉल्युबल। कभी भी आप देखिए घर में मम्मी खाना किसमें फ्राई करती है, चाहे दाल बनाती है, सब्जी बनाती हो, फ्राई किसमें करती है? वेजिटेबल ऑयल या रिफाइंड ऑयल में। जितने भी ऑयल होते हैं वो सभी एल्कीन होते हैं बच्चों, सभी एल्कीन होते हैं, और एल्कीन वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए उसमें खाने में टेस्ट भी आता है। यही वजह है कि उनको वेजिटेबल ऑयल में बेटा फ्राई किया जाता है। आगे देखिए, एल्कीन क्या होते हैं? अगर आप इनको एयर में बर्न करते हैं, सो इट ऑलवेज बर्न इन एयर विथ ट्रांसपेरेंट फ्लेम। किसी भी एल्कीन को अगर आप एयर में बर्न करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट फ्लेम बनाते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप एयर में बर्न करेंगे तो वो सूटी या स्मोकी फ्लेम बनाते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, घर में जब भी पूजा पाठ होती है, हवन होता है, तो वहां पर घी का यूज होता है, कभी तेल का यूज नहीं होता है। एंड एवरीबडी नोज बोथ आर कंबस्टेबल, सो व्हाई डू वी प्रेफर घी नॉट ऑयल? बिकॉज घी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बेटा, और ये कंप्लीटली बर्न होकर ट्रांसपेरेंट फ्लेम बनाता है। पूजा पाठ में काला धुआं अच्छी चीजों के संकेत नहीं होते हैं बेटा, इसीलिए हम वहां पर कभी भी वेजिटेबल ऑयल का यूज नहीं करते, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल एक एल्कीन को बिलोंग करता है और ये एयर में पार्शियली बर्न होता है। पार्शियली बर्न होने का मतलब ये होता है कि सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म नहीं करेंगे। कुछ कार्बन अनबर्न्ड होते हैं जो ब्लैक स्मोक फॉर्म करते हैं, जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है वहां पर। ठीक है, यही वजह होती है कि हम कभी भी किसी भी अच्छे काम में हम वेजिटेबल घी का ही यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए मोम को सालों साल रखे रहिए, ना तो वो डिकम्पोज होती है ना ही वो करोड़ होती है, और पानी में डाल दीजिए तो पानी में डिसॉल्व भी नहीं होती है। सेम चीज इज हैपन इन केस ऑफ घी एंड ऑल्सो एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल्स। इसी तरह अगर बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो ये हाईली रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन बच्चों होते हैं, हाईली रिएक्टिव, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। इसलिए आपने देखा होगा घर में जो भी खाना बनता है वो 24 घंटे बाद उसमें से फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑल वन आर फ्राइड इन रिफाइंड और वेजिटेबल ऑयल, एंड चाहे वेजिटेबल ऑयल हो या रिफाइंड हो, दे बिलोंग्स टू एल्कीन, एंड एल्कीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो रिएक्टिव होने की वजह से एक सर्टेन टाइम के बाद बायोडिग्रेडेबली डिकम्पोज होती है एंड फाउल स्मेल प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हम ऐसे फूड मटेरियल को ज्यादा समय तक होल्ड बच्चों नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप मेरी यहां तक का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं यहां पर डेरिवेटिव के बारे में। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव का मतलब होता है डिराइव्ड, जिन्हें डिराइव किया गया हो। तो ये डिराइव कहां से होते हैं? हाइड्रोकार्बन से होते हैं। तो जो भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से डिराइव होता है उन्हें डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्यूक्रोज, आप भी जानते हैं स्यूक्रोज में C12H22O11 होता है। हम बात करते हैं इथेनॉल C2H5OH, हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3। डेरिवेटिव के बारे में दो चीजें बेटा याद रखिएगा, एक ये कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, और दूसरी बात इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होता है, साथ में कोई तीसरा चौथा एलिमेंट भी होगा। अगर कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो वो डेरिवेटिव नहीं है, वो हाइड्रोकार्बन है। वो डेरिवेटिव तो हैं पर वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव नहीं है बेटा। वो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन हो सकते हैं, वो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन हो सकते हैं, मतलब वो इंटर कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन है।
बट डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो किसी अनदर वन से बने हो। तो डेरिवेटिव की जब बात करते थे इसका मतलब वो किससे बने हैं, तो इट ऑलवेज डेराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन से बने हो वही डेरिवेटिव कहे जाते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से बना है तो यकीन मानिए उसमें कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर सब्ट्रैक्ट हुआ है तो वो हाइड्रोकार्बन ही होगा या कार्बन होगा, बट अगर वो ऐड हुआ है तो कोई तीसरा एलिमेंट उसमें जरूर होगा, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है। तो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी क्या है, एक तो ये हाइड्रोकार्बन से बने होंगे, दूसरी बात इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में कोई तीसरा एलिमेंट बच्चों जरूर होगा। जैसे कि पहला एग्जांपल है CHCl3। आप देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है, साथ में क्लोरीन भी है। सेकेंड एग्जांपल C6H12O6, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है, साथ में तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन भी है। CH3COOH, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है, साथ में ऑक्सीजन भी है। और चौथा C2H5OH, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है बच्चों, साथ में ऑक्सीजन भी है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में अदर एलिमेंट की मौजूदगी है, इसीलिए इनको डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डेरिवेटिव। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव, और यही हमारे सिलेबस में भी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तीन तरीके से बच्चों अरेंज होते हैं। पहला ओपन चेन, सेकंड ओपन ब्रांच चेन, तीसरा क्लोज चेन या साइक्लिक चेन। ये तीन अलग अलग तरह के बच्चों अरेंजमेंट होते हैं, ओपन चेन, ओपन ब्रांच चेन एंड साइक्लिक चेन। हम वन बाई वन आपको समझाएंगे कि ये क्या होते हैं। ओपन चेन का मतलब क्या होता है, सारे कार्बन एक साथ एक ही चेन में कंबाइंड होते हैं। सारे कार्बन एक साथ एक सिंगल चेन में कंबाइंड होते हैं। ये सिंगल चेन सिंगल बॉन्ड से भी बन सकती है, सिंगल और डबल से भी बन सकती है, सिंगल और ट्रिपल से भी बन सकती है, मे भी सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों से बन सकती है। बट अगर ये सभी कार्बन एक ही चेन में हैं, चाहे वो सिंगल से हो, चाहे तीनों से हो या किसी दो से हो, तो हम उनको नॉर्मल चेन या एन चेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एन चेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सीधी चेन। सीधी मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल भी हो सकती है। सीधा मतलब ये होता है कि ऑल कार्बन आर इन सिंगल चेन, नॉट स्ट्रेट चेन। दूसरी बात ओपन ब्रांच। अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा चेन अरेंजमेंट है, अगर एक से ज्यादा चेन अरेंजमेंट है तो जो लॉन्गर वन होती है उसे मेन कहते हैं, और जो स्मॉलर वन होती है उसे ब्रांच या साइड चेन कहते हैं। जैसा कि आपको यहां दिखाया गया है, दिस इज लॉन्गर वन एंड दिस इज स्मॉलर वन। लॉन्गर वन को मेन कार्बन चेन कहते हैं, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, एंड स्मॉलर वन इज कॉल्ड ब्रांच या साइड चेन। ब्रांच के बारे में चीज हमेशा याद रखिएगा, ब्रांच कभी भी आखिरी कार्बन पर बच्चों नहीं होगी, या तो ये पहले कार्बन पर होगी या फिर ये आखिरी कार्बन पर होगी। इसके सॉरी ब्रांच हमेशा मिडिल कार्बन पर होती है, ना तो ये पहले कार्बन पर होती है ना ये आखिरी कार्बन पर होगी। जैसे देखिए इस ब्रांच को देखिए, ना तो ये इधर पे है ना ये इधर पे है, ये बीच के जिस कार्बन पर है बच्चों, इसमें इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं ब्रांच कार्बन। इसी तरह नियो की बात करते हैं। नियो में क्या होता है बच्चों, ये तो आइसो था। आइसो में एक बड़ी चेन होती है और एक छोटी चेन होती है। जैसा कि आप देखिए ये बड़ी चेन है और ये छोटी चेन है, और ये छोटी चेन लास्ट कार्बन पर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लेफ्ट एंड से हो, राइट एंड से हो, टॉप एंड से हो या बॉटम एंड से, कहीं से भी हो। दूसरी बात, नियो में क्या होगा बेटा, नियो में एक बड़ी चेन होती है और दो छोटी चेन होती है, और दोनों छोटी चेन एक ही कार्बन पर होनी चाहिए, अलग अलग कार्बन पर नहीं होनी चाहिए।
अगर अलग अलग कार्बन पर होगी तो हम इसे आइसो चेन ही कंसीडर करेंगे बच्चों, इसे नियो चेन कंसीडर नहीं करेंगे। नियो के लिए कंडीशन क्या है, एक बड़ी चेन, दो छोटी चेन, और दोनों छोटी चेन सेम कार्बन पर हो तो ही हम उसको नियो बोलेंगे। और आइसो की तरह मैं आपको यहां भी बताऊंगा बच्चों, कभी भी ब्रांच आखिरी कार्बन पर नहीं होगी, चाहे वो किसी भी एंड से, वो मिडिल के किसी ना किसी कार्बन पर ही होनी चाहिए, ध्यान में रखते हुए कि वैलेंसी कार्बन की ना तो 4 से ज्यादा हो ना 4 से कम हो, 4 ही हो, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ये कार्बन का बच्चों अरेंजमेंट है। तो मैंने 3 तरह के अरेंजमेंट आपको समझाए, ओपन चेन मतलब नॉर्मल चेन, दूसरा ओपन ब्रांच मतलब नियो चेन एंड आइसो चेन, थर्ड वन इज क्लोज चेन और साइक्लिक चेन। इसको मैं आज और अभी इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, उसको मैं अगले लेक्चर में आपको रिकॉल करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। यहां तक में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लेक्चर के एंड में जो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी जरूर रेस करिए, जिससे कि जब हम अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए तो इस लेक्चर और इसके पहले के लेक्चर में जो भी आपके डाउट्स हैं हम उनको भी उसमें शामिल करेंगे, जिससे कि आने वाला लेक्चर हमारा पहले से और भी अच्छा और आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद हो। आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी के साथ लेक्चर बेटा ओवर करता हूँ। थैंक यू।